सो बेसिकली जो जेनेटिक्स है ना, इट्स अ स्टडी ऑफ जीन्स। कि कोई एक जीन डोमिनेंट होगा और कोई एक रिसेसिव होगा। तो मैं कंबाइन करूं कि हमारे अंदर डीएनए की लेंथ कितनी है, तो दैट इज अराउंड 100 बिलियन किलोमीटर्स। पर इस टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आएगा कि बच्चा अफेक्टेड है या नहीं अफेक्टेड है। इसलिए पहले बोलते थे ना कि यंग एज में शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, बच्चे ठीक रहेंगे। ये बात कहीं हद तक सच भी है। तो अगर सिर्फ एक छोटा सा जीन मिसिंग होता है तो मोस्टली क्या होता है कि द बेबी इज अलाइव बट दे हैव सम जेनेटिक प्रॉब्लम। बच्चे की जो स्माइल है ना, वो बिल्कुल मॉम की तरह है। बच्ची कितनी इंटेलिजेंट है, बिल्कुल माँ की तरह। वो सब क्या है? वो वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ बेटर कि अगर हमारी इंडिकेशंस फुलफिल हो रही है, अगर वो एक कैंडिडेट है जेनेटिक टेस्टिंग के, तो उन्हें ज़रूर कराना चाहिए। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस, एक पॉडकास्ट चैनल जहां हम बात करते हैं वो सब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी या आईवीएफ का इलाज ले रहे हैं। और मैं हूं डॉक्टर रिदम एंड मेरे साथ है डॉक्टर गौरव। एंड थैंक यू सो मच हमारा लास्ट पॉडकास्ट इतना लाइक करने के लिए। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और हमने हर कमेंट को आंसर करा है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर पॉडकास्ट ऑन एम्ब्रियो ग्रेडिंग। आज का भी हमारा एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वाला है जिसमें हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। आजकल बिकॉज सब लोग प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि या तो प्रेगनेंसी आ नहीं रही है या फिर रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा कोरिलेशन होता है जीन से। सो आज का पॉडकास्ट है अबाउट जेनेटिक्स, जीन्स एंड जेनेटिक टेस्टिंग। सो गौरव सर, हम शुरू करते हैं। व्हाट इज जेनेटिक्स? सो बेसिकली जो जेनेटिक्स है ना, इट्स अ स्टडी ऑफ जीन्स। और जीन्स क्या होता है? जीन्स हमारे सेल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है दैट पासेस इनटू आवर बॉडी। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी आंखों का कलर कैसा है, मेरी आईब्रोज कैसी दिखती है, मैं क्या बोलूँगा, मेरी आवाज़ कैसी होगी, दिस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर जीन्स। तो हमारी बॉडी में जीन्स कहाँ होते हैं? देखो, जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जीन कितने होते हैं? तो हमारे पास करीबन 1 to 2 बिलियन जीन्स है, कोडेड जीन बेस पे ऐसा बेसिकली, जिसमें से 20 से 30 हज़ार एक्टिव जीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। और वो होते सब सेल्स के अंदर ही हैं। अभी जीन्स क्या करते हैं? बेसिकली एक डीएनए की स्ट्रैंड्स होती है, आपने बहुत सुना होगा डीएनए स्ट्रैंड्स है। उस डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर बहुत सारे जीन्स कोडेड होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जीन्स कहाँ कहाँ पर है, कैसा है और क्या बनाएगा आगे जाके। सो डीएनए एग्जैक्टली क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें बेसिकली आप समझ लीजिए 4 केमिकल होते हैं, ATCNG। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझिए जैसे सारेगामा होता है ना, स्वर, और उन स्वर से आप क्या बनते हैं? सरगम बनती है, मेलोडीज बनती हैं, अलाग बनते हैं। ऐसे ही इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, इन सिर्फ 4 केमिकल्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जीन्स बनते हैं। ठीक है, और आपको मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। आपको पता है एक सेल के अंदर कितना डीएनए होता है? एक सेल के अंदर एक डीएनए की लेंथ होती है 6.6 फीट, मतलब मेरे से भी ज़्यादा लंबा एक सेल के अंदर एक डीएनए की लेंथ है। और मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर करीबन 37 ट्रिलियन जीन्स हैं। तो मैं कंबाइन करूं कि हमारे अंदर डीएनए की लेंथ कितनी है, तो दैट इज़ अराउंड 100 बिलियन किलोमीटर्स। और पब्लिक के लिए बताऊं वो कितना होता है कि आप धरती से सूरज तक के 333 चक्कर लगा सकते हो। इतना सारा लेंथ ऑफ डीएनए इन जस्ट वन ह्यूमन बॉडी। सो इट इज़ वेरी अमेजिंग। सो इतना सारा डीएनए का जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर है, हाउ इज इट प्रेजेंट? तो हमने कॉमनली सुना है कि क्रोमोसोम्स होते हैं। सो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? अब बेसिकली क्रोमोसोम क्या है? ये डीएनए जो है ना, डीएनए कॉम्पैक्ट होके इकट्ठा होके क्रोमोसोम बनाता है। आप सिंपल ये समझ लीजिए, बड़ा आसान से समझना है। ठीक है, और हमारे हर इंसान की बॉडी के अंदर करीबन 46 क्रोमोसोम होते हैं, या बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 आते हैं मॉम की साइड से, 23 आते हैं डैड की साइड से, और वो बनाते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अभी आता कैसे है? वेरी सिंपल। डैड की तरफ से जब स्पर्म आता है वो अपने 23 लेके आता है, और मॉम की तरफ से जब एग आता है वो 23 लेके आता है। वो फर्टिलाइज होते हैं, कंबाइन करते हैं, 46 बनाते हैं और ग्रो होके एम्ब्रियो और आप बन जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसीलिए ये है, आपने सुना होगा ना कि भाई बच्चे की आंखें डैड की तरह हैं, बच्चे की जो स्माइल है ना वो बिल्कुल मॉम की तरह है, बच्ची कितनी इंटेलिजेंट है, बिल्कुल माँ की तरह। वो सब क्या है? वो वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डैड के स्पर्म्स में आई थी, जीन्स या डीएनए जो आया था, वो आपके अंदर पास ऑन हुआ है। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस होती है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में।
वेल अगर एक ही तरह का जीन दो जगह से आ रहा है, यानी एक मदर से कॉपी आ रही है, एक फादर से कॉपी आ रही है, उन दोनों के अंदर जैसा हमने बात किया, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट एक को रिजेंबल करता है, कोई एक दूसरे को, तो इट मेक्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि कोई एक जीन डोमिनेंट होगा और कोई एक रिसेसिव होगा, जिसका मतलब कि अगर मदर के फीचर जो है वो स्ट्रॉन्गर है, वो जीन स्ट्रॉन्गर है, तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा बच्चे में एज़ कम्पेयर टू अ फादर जीन। सो बट ये हमने इनहेरिट किया, बट जेनेटिक प्रॉब्लम फिर किस लेवल पे आती है? देखो, जैसे कोई जीन मिसिंग है, ठीक है, या फिर कोई क्रोमोसोम कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा बोले तो जैसे 44XXY आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है। तो इस तरीके की जेनेटिक दिक्कत जब आती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है जेनेटिक्स में। तो अगर सिर्फ एक छोटा सा जीन मिसिंग होता है तो मोस्टली क्या होता है कि द बेबी इज़ अलाइव बट दे हैव सम जेनेटिक प्रॉब्लम, बट अगर पूरा क्रोमोसोम चला जाता है तो कभी कभी मेजर दिक्कत या सिर से पैर तक सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे जीन्स को अफेक्ट कर रहा होगा। सो नाउ अगर जेनेटिक दिक्कत हमारी नंबर में हो सकती है, क्रोमोसोम में, या फिर एक सिंगल जीन की हो सकती है, तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर बच्चे में कोई जेनेटिक दिक्कत है तो पेरेंट्स में होगी ही होगी? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अगर कोई बच्चे में कोई दिक्कत है तो पेरेंट्स में होगी ही होगी। अब इसके पीछे जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई जीन है वो रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। अभी डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, वो एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जो जीन आ रहा है, जो मॉम से आ रहा है और डैड से आ रहा है, और रिसेसिव डोमिनेंट दोनों आ रहे हैं, तो चांसेस, मान लीजिए पेरेंट है वो भी रिसेसिव है, मॉम भी रिसेसिव है, डैड भी रिसेसिव है, उन दोनों साथ में आ रहे हैं, तो चांसेस ऑफ बेबी टू बी अफेक्टेड इज़ 1/4, 25% अराउंड, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो कई बार और उसके अलावा और भी दिक्कत आती हैं जो एट द टाइम ऑफ oocyte meiosis होती है, ठीक है। जब oocyte ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उस समय कोई मेयोटिक एरर आ गया है, तो वो भी एक बच्चे के अंदर आ सकता है, शायद माँ के अंदर ना हो, ठीक है। तो बहुत तरीके इसका की मतलब पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं या उन्हें कुछ माइनर सी दिक्कत होगी जो उनके रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट नहीं कर रही है। सो इसलिए इवन इफ दे आर अ कैरियर ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, उन्हें नहीं पता होगा, बट वो जेनेटिक दिक्कत आगे बच्चे में हो सकती है। और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो जैसा आपने बताया कि एग का जब डेवलपमेंट हो रहा है या उस टाइम पे वो डिवाइड कर रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस टाइम पे भी पास ऑन हो सकती है। सो देन हु एग्जैक्टली शुड गेट अ जेनेटिक टेस्टिंग डन? अगर पेरेंट्स नॉर्मल हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, तो किस कपल को एक्चुअली जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए? तो जैसा आपने पहला कहा, कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, कोई मोनोजेनिक डिजीज़ है, जो पेरेंट्स हैं रिसेसिव है, उन्हें पता है, पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा, आपके रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, उस केसेस में आपको बहुत सारे दो बार अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज डालेंगे, 2 बार ब्लास्टोसिस्ट डालेंगे, उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो आप करा सकते हैं। एंड जो आजकल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, दैट इज़ एडवांस मैटरनल एज। एक एज के बाद, बेसिकली 38 के बाद आप अगर IVF की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। तो सर आपने बात की कि एज मोर देन 38 में कराना चाहिए। सो कितना चांस रहता है जैसे जैसे एज बढ़ती है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने का? देखो, जो यंग एज होती है, इसलिए पहले बोलते थे ना कि यंग एज में शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, बच्चे ठीक रहेंगे। ये बात कहीं हद तक सच भी है। जहाँ हमने देखा है साइंस में, जेनेटिक्स देखा गया है, तो 30 से कम उम्र के में जेनेटिक प्रॉब्लम होने की जो चांसेस है, दैट इज़ वेरी लेस, 30-40% होते हैं। और जहाँ ये 35 के आसपास आप पहुँचते हो, 35 से 38 के आसपास पहुँचते हो, ये अराउंड 50% बढ़ जाते हैं। और जहाँ आप 40 से ऊपर पहुँचते हो, दैट गोज़ बियॉन्ड 70 to 80% के आपके एम्ब्रियो जो हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक दिक्कत हो सकती है। अब ये तो देखो, क्योंकि मैं तो IVF कर रहा हूँ, तो मैं एम्ब्रियोज के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर कई बार आपके पास पेशेंट आते होंगे जो कंसीव करके आते होंगे सीधा। तो मुझे ये जानना है, या दर्शकों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कब आपको जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। सो गौरव, बहुत सारे लोग अपने आप प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि वो कोई जीन कैरी कर रहे हैं या नहीं, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन या जेनेटिक टेस्ट जो हमें लगता है कि पता होना चाहिए, वो है थैलेसीमिया रिलेटेड। सो वंस अ फीमेल कम टू अस और उनका हम थैलेसीमिया का टेस्ट कराते हैं, अगर वो कैरियर आती हैं
तो उनके हस्बैंड का भी कराते हैं। अगर वो भी कैरियर आते हैं तो वी टेल देम दैट ओके देयर इज़ अ 25% चांस कि आप जो प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं उनको थैलेसीमिया हो सकता है। सो उनके पास ऑप्शन है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान भी बेबी के आसपास का पानी लेके टेस्टिंग कराएं या फिर प्लासेंटा के सेल्स लेके टेस्टिंग कराएं, ताकि पता चल पाए कि वो जो बेबी है वो थैलेसीमिया से अफेक्टेड है या नहीं। क्योंकि थैलेसीमिया एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट कर ले तो हमें पता होगा कि इफ़ द बेबी इज़ अफेक्टेड वी हैव अ चॉइस वेदर द कपल वांट्स टू कीप द प्रेगनेंसी और टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। सो अगर कोई जेनेटिक टेस्टिंग नहीं हुई है तो दिस इज़ एटलीस्ट दैट वी डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर पहले से पता है कि कोई जीन या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी फैमिली में रन करती है तो वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करा के देख सकते हैं। बट दिस इज़ लाइक अ मोर इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग वे कि प्रेगनेंसी आ गई और उसके बाद ये सब करना पड़ रहा है। अगर हम प्रेगनेंसी से पहले की बात करते हैं तो जो हम बात करें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, हाउ इज़ इट डन? सो जैसा हमने इंडिकेशन तो पहले बात कर चुके हैं कि क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं पीजीटी की, राइट। अगर आपको पहले जैसा आपने बताया कि थैलेसीमिया है किसी को, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने एम्ब्रियोज बनाएंगे, हम आईवीएफ में आएंगे हमारे पास और हम एम्ब्रियोज बनाएंगे और एम्ब्रियोज यानी ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली बनाएंगे और ब्लास्टोसिस्ट के हम 5 से 7 सेल निकालेंगे और जेनेटिक लैब में भेजेंगे और चेक करेंगे कि उस सेल्स के अंदर थैलेसीमिया है कि नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाओ, ट्रोफेक्टोडर्म जो कि प्लासेंटा बनाता है बच्चे का, उसके कुछ सेल्स निकालो और लैब भेज दो, पता चल जाएगा वो है कि नहीं है। इससे आप बहुत चीज़ें और भी चेक कर सकते हो। आपको पता है कोई मोनोजेनिक डिजीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपने बोला थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, वो कर सकते हो। आपको एन्यूप्लॉइडी चेक करनी है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम ठीक है कि नहीं है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो बहुत रूटीनली करा जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये ना हर कोई नहीं कर सकता बायोप्सी, इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। मैंने खुद स्पेन में जाके इसकी एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, उसके बाद आई एम सर्टिफाइड टू डू इट। सो ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं दिस साउंड्स अ लिटिल ट्रॉमेटिक, तो क्या इसका एम्ब्रियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने जैसे बताया इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप किसी को बोलोगे ना कि आप कर दो तो शायद वो कुछ गड़बड़ कर दे, और आप ट्रेंड है, आपको आता है प्रोसीजर वो 5-7 सेल निकालना, क्योंकि हम लेज़र यूज़ करते हैं और लेज़र की जो डॉट होती है ना उसका टेम्परेचर 300 डिग्री तक जाता है। तो आप सोच सकते हो कितना हार्मफुल हो सकता है। तो यू नीड एक्चुअली केयरफुल हैंड्स टू डू द प्रोसीजर। सो इसका रिपोर्ट कब तक आता है अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग का जो रिपोर्ट है वो करीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते ले लेता है। तो उन 2-3 हफ्ते वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। इन बिटवीन वो जो एम्ब्रियो होता है उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, या फिर जमा के रख देते हैं, जैसे बोला जाता है ना, जमा के रख देते हैं। रिपोर्ट आती है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कब डालना चाहिए। तो हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा एम्ब्रियो ठीक है और कौन सा नहीं? हाउ डज द एक्चुअली रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे रीड कर सकते हैं? आजकल तो रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल हो गई है। आप मतलब आपके पास आएगी उसमें साफ लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, अगर आप एन्यूप्लॉइडी टेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप क्रोमोसोम का पैटर्न चेक कर रहे हैं कि बराबर है कम है ज़्यादा, तो उस पर लिखा आएगा कि ये ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो यूप्लॉइड है या ट्रांसफरेबल है, लिखा होगा। और या फिर लिखा होगा एन्यूप्लॉइड है, यानी ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कई बार तीसरी टर्म आती है मोज़ेसिज्म, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझनी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसका कितना खर्चा आता है करीब? सो अपार्ट फ्रॉम आईवीएफ, जो आईवीएफ की कॉस्ट एक सेंटर में आती है, उसके अलावा करीबन पर एम्ब्रियो आपकी 12 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जेनेटिक टेस्टिंग की कॉस्ट आ जाती है, प्लस द एक्सपेंडिचर ऑफ द लैब। और गौरव सर, क्या आपने ऐसा भी देखा है कि सारे एम्ब्रियोज जो हैं वो ख़राब आते हैं, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, सो व्हाट शुड समबडी डू देन? देखो, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि सारे एम्ब्रियोज ख़राब आएँ। जैसा हमारी बात हुई कि एज ग्रुप पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर एज ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एम्ब्रियो जो हैं वो अनयूप्लॉइड आ सकते हैं या ख़राब आ सकते हैं। तो इन सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला, या तो आप एक और रिपीट साइकिल करा लीजिए और उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करिए एम्ब्रियोज़ की, या दूसरा आप डोनर की तरफ चले जाएँ, आप डोनर oocyte ले लें। तो चॉइस जो होती है वो पेशेंट की होती है, वो क्या चाहता है। पर मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि आपको अपना जेनेटिक बच्चा ही मिले। आप कोशिश ज़्यादा कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पीजीटी है बेसिकली, या जेनेटिक टेस्टिंग है जो एम्ब्रियोज़ की, ये एक बहुत अच्छा सिलेक्शन मेथड भी है। जैसे हम मॉर्फोलॉजिकली एम्ब्रियो ग्रेड करते हैं, इसके साथ साथ हम जेनेटिकली भी अगर एम्ब्रियो को ग्रेड करते हैं तो ये बहुत हद तक
प्रेगनेंसी रेट और प्रेगनेंसी के चांसेस और लाइव बर्थ के चांसेस बढ़ा देता है। तो मुझे तो स्पेशली जेनेटिक टेस्टिंग बहुत पसंद है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, हमने देखा है जब IVF फेल होके भी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम बाद में जेनेटिक टेस्टिंग करा लेंगे, पहले ट्रांसफ़र करा लेते हैं। सो उससे क्या होता है कि एक तो वी लॉस दोज एम्ब्रियोज एंड इट डिड नॉट गिव द क्लोजर टू द कपल कि ये प्रेगनेंसी इम्प्लांट क्यों नहीं हुई या इसमें मिसकैरी क्यों हुआ, और उस टाइम पे जेनेटिक टेस्टिंग डजंट हेल्प। सो इट इज़ बेटर कि अगर हमारी इंडिकेशंस फुलफिल हो रही है, अगर वो एक कैंडिडेट है जेनेटिक टेस्टिंग के, तो उन्हें ज़रूर कराना चाहिए। सो फॉर आवर ऑडियंस आई वुड जस्ट टेल यू कि जेनेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपके रिपीटेड अनएक्सप्लेन्ड IVF फेलियर हो रहे हैं, अच्छे एम्ब्रियोज डाले जा रहे हैं, या रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, चाहे वो IVF से हो चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी से हो, या कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपकी फैमिली में रन करता है, तो ज़रूर बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, बिफोर गोइंग फॉर नेचुरल ट्राइंग, यू शुड गेट प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग विद एन IVF प्रोसीजर। ये आपकी प्रेगनेंसी जल्दी आने में भी मदद करेगी और हेल्दी बेबी डिलीवरी के चांसेस को भी एनहांस करेगी। सो थैंक यू सर, दिस वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट एंड आई होप हमारे जो ऑडियंस है उनको थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में बहुत लोगों ने पूछा कि हमारा A ग्रेड का एम्ब्रियो था फिर भी फेल हो गया। सो मे बी नाउ दे नो दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम एंड हाउ टू गो अबाउट फर्दर ट्रीटमेंट। एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं जेनेटिक टेस्टिंग से रिलेटेड तो हमें ज़रूर पूछें, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। थैंक यू।